प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद मैंने लंदन में एक रात एक बहुमूल्य सबक सीखा। मैं उस वक्त सर रॉस स्मिथ का मैनेजर था। युद्ध के दौरान सर रॉस फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। युद्ध के बाद सर रॉस ने आधी दुनिया का हवाई चक्कर लगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया गया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने जबरदस्त सनसनी फैला दी। इंग्लैंड सम्राट ने उन्हें नाइट की पदवी दी और कुछ समय तक वे ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे। एक रात मैं सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज में शामिल हुआ और डिनर के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी। कोई देवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लोक व्यवहार बाय डेल कार्नेगी। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह बाइबिल का कोटेशन है। मैं जानता था कि यह गलत था। मैं अच्छी तरह जानता था, इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था, और इसलिए महत्वपूर्ण बनने की लालसा के कारण और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मैंने अपने आप को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया। बहरहाल वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या? शेक्सपियर का कोटेशन? असंभव, बकवास। यह कोटेशन तो बाइबल का ही है और उसे पूरा विश्वास था कि यह सच है। कहानी सुनाने वाला मेरी दाएं तरफ बैठा था और मेरे पुराने दोस्त फ्रैंक गेमर्ड मेरी बाएं तरफ बैठे थे। गेमर्ड ने बरसों तक शेक्सपियर का अध्ययन किया है, इसलिए हमने उन्हीं से इस विवाद का निपटारा करवाने का फैसला किया। गेमर्ड ने हमारी पूरी बात सुनी और टेबल के नीचे मुझे पैर मारते हुए कहा, डेल, तुम गलत हो, यह सज्जन सही है। यह कोटेशन बाइबल का ही है। उस रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में गेमर्ड से कहा, फ्रैंक, तुम जानते थे ना कि वह कोटेशन शेक्सपियर का है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। हेमलेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में यह कोटेशन आता है। पर मेरे प्यारे दोस्त डेल, हम एक समारोह में अतिथि बनकर गए थे। किसी आदमी के सामने यह सिद्ध करने से क्या फ़ायदा कि वह गलत है? क्या इससे वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्यों न उसे उसकी इज्जत बचाने दी जाए। उसने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी। उसे तुम्हारी राय की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके साथ बहस क्यों करना? तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। मुझे इसी तरह के सबक की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वाद विवाद करना या बहस करना मेरा प्रिय शौक था। अपनी जवानी में मैं दुनिया की हर बात पर तर्क और वाद विवाद किया करता था। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने तर्कशास्त्र और तर्क वितर्क का अध्ययन किया और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जोर शोर से हिस्सा लिया। मिसूरी के लोगों में यह आदत होती है, और मैं तो वहाँ पैदा हुआ था। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे और देखती रह जाए। बाद में मैंने वाद विवाद और तर्क वितर्क करने के गुर न्यूयॉर्क में सिखाए, और मुझे स्वीकार करने में शर्म आती है कि एक बार तो मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखने की योजना भी बनाई थी। तब से अब तक मैंने हजारों बहसों में भाग लिया है, उन्हें सुना है, देखा है और अपने तथा दूसरे लोगों के जीवन में उनके परिणाम देखे हैं। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फ़ायदा हो सकता है, और वह है कि बहस से बचा जाए। बहस से उचित उसी तरह से बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी की गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने यह भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचे दिखाया है। आपने उसके गर्व को आहत किया है। वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है, वह अब भी उसी विचार का होता है। सालों पहले मेरी क्लास में पैट्रिक जे ओ हेयर नाम का स्टूडेंट था।
उसकी शिक्षा तो कम थी, पर उसे बहस करने में बहुत मज़ा आता था। एक बार वह सोफर का काम कर चुका था, पर मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह ट्रक बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे। थोड़े सवालों से ही यह पता चल गया कि जिन लोगों को वह ट्रक बेचना चाहता था, उनसे बहस करके वह उन्हें अपना विरोधी बना लेता था। अगर कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक में कोई खोट बताता, तो वो पेट्रिक को जैसे लाल झंडी दिख जाती थी और वो ग्राहक का गला पकड़ लेता था। पेट ने इस तरह बहस सी बहसें जीती बहुत सी बहसें जीती। जैसा उसने बाद में मुझे बताया कि मैं अक्सर किसी के ऑफिस से ये कहता हुआ निकलता था, आज मैंने उसे सबक सिखा ही दिया। निश्चित रूप से मैंने उसे सबक सिखा दिया था, परंतु मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था। मेरी पहली समस्या यह नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाया जाए। मेरी समस्या तो यह थी कि पैट्रिक को बोलने से और बहस करने से कैसे रोका जाए। पैट्रिक ओहेयर कुछ समय बाद वाइट मोटर कंपनी की स्टार सेल्समैन बन गए। वह किस तरह हुआ, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। अब अगर मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूँ और वह कहता है, क्या वाइट कंपनी का ट्रक, उसमें कोई खास दम नहीं है। अगर कोई मुझे मुफ्त में भी ट्रक दे तो मैं न लूँ। मैं तो हुजेट कंपनी का ट्रक खरीदने वाला हूँ। इस पर मैं कहता हूँ, हुजेट कंपनी के ट्रक बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वह ट्रक खरीदोगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हुजेट कंपनी बहुत अच्छी है और उसके सेल्समैन बहुत बढ़िया है। ये सुनने के बाद ग्राहक अवाक रह जाता है। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर वह कहता है कि हुजेट कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं और मैं यह मान लेता, तो वो आगे बहस कर ही नहीं सकता। जब मैं उससे सहमत हो जाता तो बस वह पूरी दोपहर यही नहीं दोहरा सकता कि हुजेट कंपनी के ट्रक सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर हम हुजेट के विषय में आगे बढ़ते हैं और मैं उसे वाइट ट्रक की खासियत के बारे में बताता हूँ। पहले ऐसा होता था कि जब ग्राहक मेरी कंपनी की बुराई करता था, तो मैं आग बबूला हो जाता था। मैं जोर शोर से हुजूट कंपनी के ट्रक की बुराई करने में जुड़ जाता था और मैं जितनी ज़्यादा बुराई करता था, मेरा ग्राहक मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक तरफदारी करने लगता था और मेरे प्रतियोगी का ट्रक खरीदने का उतनी ही ज़्यादा मन बनाता जाता था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि मैंने जितना माल बेचा, वह भी मैं कैसे बेच पाया। मैंने बहस करने और झगड़ने में अपनी ज़िंदगी कई साल बर्बाद कर लिए। अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं, तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु ये जीत खोखली होगी क्योंकि आपने अपने प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। तो आप खुद ही सोचें, आप क्या पसंद करेंगे, बहस में नाटकीय सैद्धांतिक विजय या सामने वाले का सद्भाव हासिल करना। दोनों चीज़ें एक साथ हासिल होना बहुत मुश्किल होता है। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट के में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ छपी थी। यहाँ विलियम जे का शरीर है लेटा हुआ, जो सही रास्ते पर चलने की खातिर मर गया। गाड़ी चलाते समय वह सही था, पूरी तरह सही था, परंतु उतना ही मुर्दा है जैसे गलती उसी की थी। आप भी जो अपनी बहस की गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं, तो आप पूरी तरह से सही हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक सामने वाले की मानसिकता बदलने का सवाल है, आपके प्रयास उतने ही निरर्थक साबित होंगे जैसे आप ही गलती पर हो। ये कहानी यहीं पर, इससे और भी रोचक कहानी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। यह आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।